Welcome, friend, to our new episode in conversation with Dr. Srinivasan जी। और हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हिंदी में इसको ख्याली पुलाव भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको विशफुल थिंकिंग बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब आज को हम विशफुल थिंकिंग के बारे में बताएंगे जी और विशफुल थिंकिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये डॉक्टर साहब अपने को बताएंगे। डॉक्टर साहब, मैंने शुरू कर दिया है, आप बात कर सकते हैं। जी 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 धन्यवाद। So thank you, Jain साहब, in continuing with this series of interactions. अभी आज का जो विषय जैसा आपने बताया, जिंदगी में हम बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं कि अरे यार मुझे अगर ये मालूम होता तो ये होता था, वगैरह वगैरह। तो क्रिकेट में उदाहरण देते हैं। कोई स्लिप फील्डर है, वो कैप्टन बोलता है कि थोड़ा गली में चले जाओ। वो फील्डर बोलता है नहीं, स्लिप में अच्छा है। फिर गली में लगा दिया तो बराबर एक कैच स्लिप में आके उसने कैच मिस कर दिया। तो उसने कहा सी आई टोल्ड यू, स्लिप में मत गली में मत करो, स्लिप में करो, और वैसी वर्षा। तो ऐसा एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है। हाँ, काश मैं उधर होता तो ऐसा नहीं होता था। रामायण में कैकेयी ने राम को वनवास के लिए भेजा था, तब भरत अयोध्या में नहीं था। भरत तो उस अपने गांव में गया था। तो उसके बीच ये सब मामला गड़बड़ शुरू हो गया कि कैकेयी ने उसका पूरा सत्यानाश कर दिया। फिर दशरथ गुजर गए और पूरा अयोध्या ये बिल्कुल एकदम शोकमय हो गया था, वगैरह वगैरह। काश मैं होता तो ऐसा नहीं होता था। वो भरत भरत ने कहा, क्या कहा, काश मैं होता तो ये मामला ऐसा नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। डे टू डे एग्जाम्पल में घर में भी ऐसा होता है कि कोई चीज करते हैं, फिर बोलते हैं अरे आकाश मैं होता तो ऐसा नहीं होता था, वगैरह वगैरह। तो इसको हम विजुअल थिंकिंग बोलते हैं, जिसमें आइडियाज दैट आर बेस्ड ऑन व्हाट यू वुड लाइक, नॉट ऑन फैक्ट्स। हाँ, अभी भरत और कैकेयी के बीच में जो संवाद चल रहा था, तो कैकेयी वांटेड भरत टू बी आउट. Bharat wanted to stay here and work with Ram on kingdom, वगैरह वगैरह. So what you may like is one thing and what are the facts is something else. इसको हम कहते हैं कि ख्याली पुलाव, जैसे जैन साहब ने कहा कि इसमें तमिल में बोलते हैं कि बिल्डिंग फोर्ट्स इन द एयर, वगैरह वगैरह। तमिल में है, हर एक लैंग्वेज में उसका उल्लेख है। तो जिंदगी में जितना आप विजुअल थिंकिंग के ऊपर नहीं ध्यान देंगे और अच्छी तरह से काम काम पे लगेंगे, विजुअल थिंकिंग से आपका थिंकिंग बिगड़ जाता है ना। तो आप बोलते हैं अरे यार यार वो स्लिप फील्डर हो या कैकेयी हो, तो विजुअल थिंकिंग से वो एक सिचुएशन का परसेप्शन बिगड़ जाता है, तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो उसको ख्याली पुलाव बोलते हैं, मनोरथ बोलते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये विजुअल थिंकिंग और थिंकिंग में क्या संबंध कैसा है? तो नॉर्मली जब हम थिंकिंग करते हैं, हम रैशनल थिंकिंग होते हैं। जो थिंकिंग है, अभी जैन साहब बैठे हैं, हम एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो टॉपिक के ऊपर मैं कुछ बोलूं और जैन साहब कुछ बोले हैं, तो डिस्कशन अच्छी तरह से जमता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि आपको जब भी आप थिंकिंग करते हो, रैशनल थिंकिंग करते हो, तब आपका बड़ा ब्रेन का एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स करके जो बड़ा सिचुएशन चीज है, वो काम में आता है। उसमें रैशनल थिंकिंग आ जाता है, वोल्यूशनल थिंकिंग आ जाता है। तो जब जब तक वो सिचुएशन रहेगा, तो विजुअल थिंकिंग का जगह नहीं है। थिंकिंग शुड बी साउंड, इट शुड बी रैशनल एंड साउंड। तो नॉर्मल रेगुलर थिंकिंग में होता है, विजुअल थिंकिंग में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप अपना क्वालिटी ऑफ थिंकिंग बिगड़ जाता है और हम टैंजेंट में चले जाते हैं, अरे यार काश ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता था, वगैरह वगैरह। तो ये विजुअल थिंकिंग से हमें वंचित रहना है। इट इज मोर इजिली सेड देन डन। वो स्लिप फील्डर टू गली फील्डर हो या कैकेयी हो, तो जजमेंट बिगड़ जाता है। तो कुछ भी विपरीत परिणाम हो जाते हैं।
वगैरह वगैरह। तो जितना हो सके उतना हम विजुअल थिंकिंग से वंचित रहे। थिंकिंग में आ गया तो अल्टीमेटली फंडामेंटल में ऐसा है, ये दकार्त करके एक बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और फ्रांस फ्रांस के थे, और उन्होंने कहा कि आई थिंक एंड देयरफॉर आई एम, मतलब मैं सोच सकता हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर मैं सोचना बंद कर दूँ, मैं हूँ नहीं, यू नो, आई थिंक एंड देयरफॉर आई एम, ऐसा बोला जाता है। हर एक सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है। आप थिंक करेंगे तो आप अच्छी तरह से क्वालिटी ऑफ थिंकिंग रहेंगे, और आप थिंकिंग करेंगे आपका रियल स्वरूप आता है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, आपका रियल स्वरूप, मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल सब रियल सिचुएशन के अंदर जो होता है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये होता है। ये उसके नीचे छोटा सा पिक्चर है, वो रोधा करके एक स्कल्पचर है। स्कल्पचर उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई है, मगर ये जो स्कल्पचर है, ये आदमी बैठा हुआ है और सोचता है, और क्या सोचता है मालूम नहीं है, मगर सोचता है उतना सच है। और वो सोच का जो क्वालिटी अच्छा होता है तब आई थिंक देयरफॉर आई एम बोला जाता है। ये यूरोपियन कंसेप्ट है ये, विच इज वेरी गुड एक्चुअली। हमें भी इससे क्या सीखना क्या है, हमें रैशनल थिंकिंग करना है। थिंकिंग शुड बी सुप्रीम, विदाउट प्रेजुडिस, विदाउट एनी नॉनसेंस। वो अगर आप ये करेंगे तो आपका रैशनल थिंकिंग से आपका बर्ताव अच्छा रहेगा और दूसरे लोगों को भी अच्छा उसका परिणाम हो सकता है, होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम विजुअल थिंकिंग को थोड़ा सा और देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थिंकिंग, विजुअल थिंकिंग करते करते हमारे मन में नकारात्मक विचार भी आते हैं। और उसको हम कहते हैं कि वो डेविल्स एडवोकेट आता है। तो डेविल बोला तो पिशाच है। और वो बीच में आके आपको आपका थिंकिंग बिगाड़ देगा। और जब भी आपका थिंकिंग थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होता है, तब वो डेविल आके बताएगा कि भाई ये ऐसा मत करो, वो ऐसा करो। ये कभी कभी डेविल ने जो कहा वो अच्छा होता भी है। तो डेविल एडवोकेट होते हुए आपका थिंकिंग कैन इम्प्रूव एंड यू कैन टेक प्रिकॉशंस। डेविल्स एडवोकेट में क्या होता है, प्रिकॉशन होता है। डेविल कहता है कि सी आई टोल्ड यू, अभी स्लिप फील करके स्लिप के उदाहरण से लेकर के, सी आई टोल्ड यू, उधर मत खड़े रहो, कैच उधर जाएगा, कैच इधर आना चाहिए, तो स्लिप में नहीं, गली में नहीं, वगैरह वगैरह। तो डेविल्स एडवोकेट करने से आपका क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है। भले वो डेविल के मुंह से हो, मगर वो डेविल आके बताएगा कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। कोई चीज ऐसे होता है कि वो करेक्शंस हो जाते हैं। डेविल्स एडवोकेट से जो कुछ करेक्शन नहीं होता था वो हो सकता है। तो डेविल्स एडवोकेट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। सी फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टॉक मार्केट में एक शेयर खरीद रहे हैं, और आपके दोस्त ने कहा कि ये 12:30 को मार्केट ऐसा ऐसा होने वाला है, और आप अगर आप बोलेंगे जाने दो वगैरह, then at 12:30 that same thing would happen. Then that fellow will say, devil's advocate will say, see I told you. तो जब बोलते हैं ना, ये इस प्रकार के मन के अंदर के जो विचार विमर्श है, तो कभी अच्छी तरह से साफ सफाई हो सकता है या कभी बुरा भी हो सकता है। मगर डेविल्स एडवोकेट का फायदा लेकर के हमें अपना थिंकिंग इंप्रूव करना है। वहां पे देयर लाइज द आर्ट एंड साइंस ऑफ थिंकिंग। आप कुछ कहेंगे साहब? सर, डेविल एडवोकेट अपने को उन बातों पे ध्यान आकर्षित करता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है। जी यस, तो वो जरूरी है, जितने बारे में जितने अलग अलग पहलू से हम उसको देखेंगे उतना अपना डिसीजन अच्छा होगा। जी 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 जी, वेरी गुड, थैंक यू। तो रैशनल थिंकिंग जब बोलते हैं, और अपना 99% रैशनल ही होना चाहिए ऐसा हम समझते हैं, मगर होता नहीं है, इरेशनल काफी होता है। रैशनल थिंकिंग इज एक्चुअली ए प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं, रास्ते का रिपेयरिंग कर रहा है तो वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। तो रैशनल थिंकिंग उधर काम में आता है। रैशनल थिंकिंग में जैसे आपने वो पिक्चर में देखा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से डिसीजन होता है, और दैट इज योर रियल डिजायरेबल थिंकिंग। So if your thoughts are based on facts and not emotions, then it is called rational thinking.
तो इमोशन से डिसीजन नहीं लेना, तो डिसीजन का क्वालिटी बिगड़ जाता है वगैरह वगैरह। तो आपको रैशनैलिटी में ब्रेन का फंक्शन जो है उसको इम्प्रूव करके, तेज करके, उसको शार्प करके, वहां से लेकर के आपका थिंकिंग आप बनाएंगे, तो वो थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस अच्छा बनता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कुछ बोलेंगे साहब? नहीं नहीं, काफी है। तो इन शॉर्ट, ये एक्सपर्ट्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि विजुअल थिंकिंग इज वन थिंग बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। क्योंकि हम अपने विजुअल थिंकिंग के दुनिया में खुद को खो जाते हैं, whereas outside world is reality is something else। इसका उदाहरण पॉलिटिक्स में भी हम देख सकते हैं, फलाना चीज नहीं होना था, हो गया। अगर आपको मालूम नहीं पड़ता कैसा हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो रियलिटी का चेक जो होते हैं ना, रियलिटी चेक, वो रेगुलर थिंकिंग में आना चाहिए, आता है। और विजुअल थिंकिंग उसका विपरीत है। ऐसा है, कोई ये दलाल तला वाली करके कोई पर्सनैलिटी है, उनका ये कहना है कि भाई विजुअल थिंकिंग तो एक है और रियलिटी समथिंग एल्स विच वी आवरसेल्व्स नो। उसको शार्प करना है, विजुअल छोड़ के रियल कर रखना है। सर, हम लोग नेक्स्ट बहुत स्लाइड प्लीज। क्रूड लैंग्वेज में बोलते हैं कि तुम्हारे सोचने से थोड़ी हो जाएगा। वेरी आपने ट्रू, सोच वेरी लिया तो नहीं होएगा। हाँ, जो होएगा करेक्ट वो करेक्ट होएगा, जो है वो है। करेक्ट करेक्ट, सही है। तो इसको जैसे जैन साहब ने कहा कि हवा में कैसल्स ना, वो फोर्ट बना देते हैं, कैसल्स इन द एयर, यू नो। तो सेम थिंग एज ख्याली पुलाव, सेम थिंग एज जस्ट कीप ऑन थिंकिंग, ड्रीमिंग 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 टाइप ऑफ थिंकिंग होता है, तो वो विजुअली होता है। हम इमेजिन करते हैं कि हम महाराजा हो गए, हम इमेजिन करते हैं कि हम अमिताभ बच्चन से आगे हो गए हैं, हम इमेजिन करते हैं कि श्रीदेवी रेखा से हम ज्यादा सुंदर है। वैसा वैसा आप कैसल कैसल्स इन द एयर करेंगे तो उतना आपका ब्रेन का फंक्शन बिगड़ता जाता है। और कोई लोगों को इतनी बुरी आदत है कि अभी जब कोई चीज के बारे में सोचना है तो ऐसा ही सोचते हैं, रियलिस्टिक नहीं सोचते। वो बुरी आदत है। और उसको ठीक तरह से करने के लिए आपको मेंटरिंग से लेकर के, लोगों से गाइडेंस लेके, जो तारतम्य जानता है उसका फायदा लेकर के आप वैसे सोच विचार करेंगे तो ये कैसल्स इन द एयर वगैरह नहीं बनता। हालांकि लेट मी रिपीट, वो तो होता है, वो तो उसमें कैसे भी होता है। तो ये विजुअल थिंकिंग के अंदर हमें जो माइंड सेट है, जो माइंड सेट है उसको हम फूल्स पैराडाइज बोलते हैं। पैराडाइज बोला तो स्वर्ग है। स्वर्ग में आप रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एयर कंडीशनिंग अच्छा है, लड़कियां हैं, खूबसूरत लड़की लड़कियां आते हैं, खाना वाना बहुत अच्छा बनता है, सभी एकदम ग्रेट फीलिंग होता है, जिसको हम पैराडाइज बोलते हैं। मगर फूल्स पैराडाइज बोला तो वो पैराडाइज रियल नहीं है, वो खोटा है, वो फालतू चीज है, वो इनफैक्ट इट इज मिसलीडिंग, उसको हम फूल्स पैराडाइज बोलते हैं। जब आप वो फालतू सपने में से निकलेंगे तो आपको वो फूल्स पैराडाइज निकल के रियलिटी चेक आएगा, ऐसा है। और ऐसा बोला जाता है कि फूल्स पैराडाइज एक बेवकूफ आदमी का स्वर्ग, और एक नॉर्मल आदमी का हेल बोलते हैं, नरक, एक ही है। नॉर्मल आदमी को लगेगा नरक है, मगर वो बेवकूफ आदमी को लगेगा कि पैराडाइज है। तो ये परसेप्शन का गड़बड़ है। परसेप्शन ठीक नहीं रहेगा तो आपका पूरा माइंड सेट बिगड़ जाता है। फिर आपको उसको करेक्शन करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम बहुत सारे डिसीजन जिंदगी में ऐसा लेते हैं कि फूल्स पैराडाइज लेकर के हम बोलते हैं चलो यार देखा जाएगा, हो जाएगा, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो आपको वहां से वंचित रहने के लिए आपको कबीर जी ने क्या कहा, निंदक नियरे राखिए। आपको निंदा करने वाले को आप बाजू में रखो, हाँ, आंगन कुटी छवाया, ताकि आपका आंगन अच्छा साफ सफाई रहे, साफ सुथरा रहे। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन, निर्मल करे सुभाए। तो आपका निंदक का जो एफर्ट है, रोल है, रोल इज टू क्लीन अप
ऑल नेगेटिव थिंग्स। उसको आप फिर फ्यूल्स पैराडाइज में से निकल के आप रेगुलर पैराडाइज, रेगुलर माइंडसेट में आएंगे तो निंदक ही कर सकता है। हाँ जी हाँ जी बोलते हैं इसको हम अंग्रेजी में यस मैन बोलते हैं। हर एक चीज को यस यस कहेगा। अपने ये मैनेजमेंट में बहुत बुरी आदत है। तो मैनेजर तो ही वांट्स टू हियर हिज ओन वॉइस। कोई मैनेजर ऐसा नहीं है कि वो डिसएग्रीमेंट को एनकरेज करे। और सबॉर्डिनेट भी बोलेगा या अपना क्या जाता है या अपनी कंपनी थोड़ी ही है, तो बॉस बोलेगा उसको हम मुंडी हिलाते रहेंगे ना। जी हाँ जी हाँ बोलेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ करना, इसको हम यस मैन बोलते हैं। वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो आपके माइंड सेट इतना बिगड़ दिया कि आप आपके एक्शन सब बिगड़ जाते हैं। एक्शन बिगड़ने से आपका रिजल्ट भी बिगड़ जाता है। रिजल्ट बिगड़ने से वो एंटायर सिचुएशन गेट्स डिस्टर्ब। तो आप बोलेंगे काश मैं होता तो ऐसा होता था वगैरह वगैरह, बट इट डजंट हेल्प बिकॉज इट इज टू लेट मेनी टाइम्स। ये आप यस मैन को पकड़ के जी हाँ करने वाले से रह के, उनके सहवास में रह के आप अपने खुद का भी बिगड़ जाते हैं, दूसरे का मैनेजमेंट प्रोसेस बिगड़ जाता है। तो आप वो वहां से कैसल्स इन द एयर से दूर रहना। हम्म, और कभी नकारात्मक कोई चीज रह सकता है, कोई नकारात्मक रिजल्ट आ सकता है, उसको ठीक तरह से प्रोएक्टिवली संभालना। आगे देखना है आपको कि रिएक्टिव करने से कोई मतलब नहीं। तब तक ये बात बनती थी, यू कांट डू एनीथिंग। वेयर इफ यू आर प्रोएक्टिव, स्टीफन कोवी ने कहा कि प्रोएक्टिंग करो, एंटिसिपेट करो। जैसे आप स्लिप के उदाहरण की देता हूँ फिर से, आपको एक एंटिसिपेशन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में कोई लोग ऐसे नील हार्वी वगैरह होते थे कि वो स्पेशलाइज इन स्लिप फील्डिंग। स्लिप फील्डिंग में क्या है, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में आपको बैट से बॉल लग के वो सेकंड स्लिप आएगा, थर्ड स्लिप में आएगा, उसमें आएगा, तो फटाक करके आपको पकड़ने का जो क्षमता चाहिए वो एंटिसिपेशन से आएगा। और एंटिसिपेशन अगर ठीक ना हो तो आपका पूरा का पूरा माइंडसेट काम सब बिगड़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं, आ गया नेक्स्ट स्लाइड। हाँ थोड़ा, हाँ थोड़ा पीछे जाते। हम्म। हाँ ठीक है। तो हाँ, ये आपको एक स्टेटमेंट अक्सर हम लगाते हैं, फॉलो योर ड्रीम्स। ऐसा बोले तो मैनेजमेंट में बहुत उसका दुरुपयोग होता है, दुरिस्तेमाल होता है। फॉलो योर ड्रीम यार, फॉलो योर ड्रीम। हाँ, फॉलो योर हार्ट। ऐसे थोड़ी होता है। फॉलो योर ड्रीम और फॉलो योर हार्ट से बात अगर बनती थी तो हम सब लोग तो करोड़पति होते थे। तो फॉलो योर ड्रीम्स का जो मोटिवेशनल स्पीच होता है, अभी आप बड़े बड़े स्पीच सुनने के लिए जाएंगे, $100 पर आवर आपको पैसा भर के आप वो स्पीच सुनने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। फिलहाल वो मुनि नर, ये जो है ना साधु संत लोग हैं, वे भी मैदान में उतर हैं। वो ऐसा बोलेंगे कि ये करो वो करो, इतना आपको, दे विल पेंट द पिक्चर सो रोजी। हाँ, पिक्चर टू रोजी, देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर थिंकिंग, तो फॉलो योर ड्रीम्स बोलते हैं। तब आपको इस्तेमाल, अपना खुद का ब्रेन का इस्तेमाल होना चाहिए। हम्म? अगर आपको सिर्फ एक ही वन डायरेक्शन में आप काम करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तो आपका आउटपुट रिजल्ट एकदम बिगड़ जाएगा। इट इज फॉलो योर ड्रीम्स वगैरह बोलने के लिए ठीक है, लाइक यू आर एज ओल्ड एज यू फील। अरे आई फील आई एम 25 बट विल आई बिकम 25? 80 यस नाउ। यस यस यस। तो फॉलो ये, फॉलो योर ड्रीम का मतलब ये भी है कि सर, ड्रीम के पीछे एक्शन लो। हाँ नहीं, करेक्ट करेक्ट हाँ, तो फॉलोइंग योर ड्रीम का जो सही मतलब ये है कि आपको ड्रीम को पकड़ने के लिए एक्शन लेना है, करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। एंड देन ड्रीम विल बी फॉलोड। या या। तो अभी इसमें दो तीन शब्द हमें देखना है कि भाई ये पानी है ग्लास के अंदर। हम्म, और सारी दुनिया जानती है ये पानी, ये डायग्राम क्या है। वो कोई पानी तो ऐसा तो हाफ ग्लास है, मगर कोई ऑप्टिमिस्ट देखेगा, हाँ अरे ये तो पानी तो बिल्कुल भरा हुआ है, टम्बलर इज फुल वगैरह वगैरह। पेसिमिस्ट बोलेगा उसी हाफ टम्बलर को लेकर के,
यार ये कुछ नहीं है, आधा ग्लास एम्प्टी है, वगैरह वगैरह। तो रियलिस्ट जो है, जो रियल सिचुएशन का स्टडी करके मन लगा के बात करता है, काम करता है, वो रियलिस्ट बनता है। वो रियलिस्ट, ये भी मैनेजमेंट में बहुत गलतफहमी होती है, बहुत बुरी तरह से इसका बैड इस्तेमाल होता है। सपोजिंग एक मीटिंग चल रहा है, उसमें से 10-15 सेल्स मैनेजर हैं, एक का सेल्स बहुत अच्छा है, दूसरे का ठीक नहीं है। तो वो बोलेगा यार ये देखो, ये मैंने ये एक्शन लिया शोलापुर में, उसका नतीजा इतना अच्छा निकला कि मैं ऑल माय टेरिटरी इज फुल, ऑल माय प्रोडक्ट्स आर फुल। तो ऑप्टिमिस्ट वाले बोलेगा ऐसा, पेसिमिस्ट बोलेगा अरे यार क्या बकवास है, या आपका ग्लास तो आधा है, आपका स्टॉकिस्ट 10 लोग के स्टार्ट से 2-4 लोग ही आते हैं, बाकी लोग काम नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो व्हाट इज रियल इज इन बिटवीन, एज दे कहते हैं ना कि रियलिटी इज ऑलवेज इन बिटवीन। ब्लैक एंड व्हाइट कभी भी सिचुएशन होता नहीं है लाइफ में, बोलो ऑफिस में बोलो, कोई भी सिचुएशन में आपको ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है। वो शादी के अंदर भी है, घर के अंदर भी है। आपको तो एकदम खूबसूरत स्त्री चाहिए एज मिसेस, और आप बोलेंगे उसका शी इज सो गुड लुकिंग, सो दिस सो दैट, मगर उसके ये सब होने के बावजूद तेरा प्रॉब्लम्स देर, वो सुनती नहीं है, तुम मुझसे झगड़ा करते हो, वगैरह वगैरह। तो जिंदगी में ईश्वर ने हमें मिक्स बैग भेजा है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी फिनोमिनन आपको वन साइडेड ब्लैक या व्हाइट ऐसा नहीं मिलेगा। वो समझने के लिए एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। आप बोलेंगे मिसेस से झगड़ा करते हैं सब, बोलेंगे यू आर नॉट द सेम पर्सन दैट आई मैरिड, एंड शी विल से यू आर नॉट द सेम पर्सन दैट आई मैरिड। तो ये झगड़ा करते करते उनका जो रियलिस्टिक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए वो टूट जाता है। बहुत सारे मैरिजेस पर्टिकुलरली, ऑफिस पॉलिटिक्स तो एक चीज है, मगर प्राइवेट लाइफ में है द मोस्ट वल्नरेबल थिंग इज मैरिज। झगड़ा हो गया तो इमीडिएटली हम लोग चलो डिवोर्स ले लो, झगड़ा हो गया थोड़ा डिवोर्स ले लो। तो आजकल डिवोर्स का इतना दुरुपयोग होता है कि कोई भी झगड़ा हो तो आप डिवोर्स तक ले जाते हैं। फैमिली कोर्ट हमसे भरे हुए हैं, मुंबई में फैमिली कोर्ट ऐसा है कि बिल्डिंग का जगह कम पड़ता है, इतना बिल्डिंग के ऊपर बनाते हैं क्यों? क्योंकि हजारों करोड़ों फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं। और क्यों? ऑल दीज आर प्रिवेंटेबल। कोई प्रिवेंशन तो सोचता नहीं है, अरे कुछ गड़बड़ी हो गया चलो डिवोर्स करो, घटस्फोट करो। ऐसा करके समाज को डिस्टर्ब होता है। अभी हम बहुत सारे चीजें देखते हैं कि समाज को डिस्टर्ब करने वाला बेसिक डिस्टर्बेंस क्यों? ब्रोकन फैमिली। अगर ब्रोकन फैमिली को आप खुद ठीक तरह से संभालना चाहेंगे, पहचानेंगे, तो हाफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी सॉल्व्ड। मगर हम सोचते नहीं है, इमोशनल होके, पेसिमिस्ट होके, हाफ एम्प्टी ग्लास देखता है, हाफ फुल देखता नहीं है, और वैसी वर्षा। तो आपको ये सिचुएशन को ठीक तरह से समझ के, वो तारतम्य जो मेच्योरिटी होना चाहिए, वो आपको थिंकिंग में होना चाहिए। थिंकिंग मेच्योरिटी किधर से आता है भाई? दुकान से तो नहीं आता है, आपके थिंकिंग से आप मेच्योरिटी है। आप सही तरीके से थिंकिंग करेंगे, अच्छा रहेगा। विजुअल थिंकिंग करेंगे, मेरी मेरी बीवी तो रेखा जैसी है, ये है वो है, वो विल नेवर बी देयर, नो वाइफ विल बी एज गुड लुकिंग एज रेखा। तो आप रेखा उससे जैसी, रेखा जैसी है नहीं, रेखा जैसी होनी चाहिए। करेक्ट, वो विजुअल थिंकिंग तो होता ही है। तो ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए, हाँ। हाँ। तो many times we overestimate things. अभी again taking the example of marriage. Marriage हो गया तो I will live like this, I will live like that, and my wife will obey me. मैं बोलूँगा चाय लेके आओ, वो लेके आएगी। फिर वो तो वाइफ वो चाय लेके आएगी कितना, 2 दफा 4 दफा 5 दफा बोलेगी तुम जाके चाय लेके आओ। तो ये आपको, ये जो बैलेंस रहना चाहिए ना, वो आपको नेगेटिव को ओवर एम्फसाइज ना करते हुए पॉजिटिव को एम्फसाइज करते हुए, एंड वाइस वर्सा। झगड़ा करना है, घटस्फोट तो लेना ही है। लास्ट थ्री इयर्स आई 5 or 6 of friends of mine, youngsters, very very capable, very good in job, मगर उनको घटस्फोट
हुआ, तो सुनते नहीं है। बोले कि वो गड़बड़ करता है इसलिए मैं घटस्फोट लेता हूँ, ये गड़बड़ करती है इसलिए करता हूँ। ये प्रकार के जो माइंडसेट आपको बैलेंस रखना चाहिए, जो नहीं होता, तो दैट इज वेयर द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट, एंड दे स्टार्ट इन द बेडरूम एज दे से। मैरिज का प्रॉब्लम बेडरूम में शुरू होता है, वगैरह वगैरह। तो खुद को ओवर एस्टिमेट करना, वो भी एक विजुअल थिंकिंग। ये आदमी देखो छलांग मार रहा है, एक रॉक से दूसरा रॉक तक कुछ छलांग मार रहा है, वो आपको वो साइज देखते हुए मालूम पड़ेगा ये छलांग तो सक्सेसफुल नहीं होने वाला, वो गिरने वाला है। फिर भी वो बोलता है नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा करके। ये जो गैप आप देख रहे हैं बिटवीन द स्टोन्स, गैप तो बहुत टू बिग फॉर दिस मैन, बट वो सुनता नहीं है, ओवर एस्टिमेट करके फिर गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ भी फिर से आपका उदाहरण है कि ख्याली पुलाव मत कर। जैसा जैसे जैन साहब ने कहा कि भाई आपको जो रेखा जैसा मैसेज चाहिए, या और कुछ चाहिए, कोई मेरे को रोजाना सुबह उठ के मेरा कपड़ा धोना चाहिए, वो रोजाना कपड़े को इस्त्री करना चाहिए, इस यहाँ से अपना झगड़ा शुरू होता है। और उसको रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज व्हाट इज द रियल इश्यू। तो विजुअल थिंकिंग 99% का प्रॉब्लम का एक मूलाभूत है, कारणभूत है समझो। ठीक है, आप कहेंगे साहब, कुछ कहेंगे? सर विशफुल थिंकिंग एक ही है कि ये थिंकिंग का डिफेक्ट है। We जी don't think from all the angle, we only think from what we want to have. जी But we जी, also have to see what is there and what can be done and what has to be done. राइट राइट, So wishful thinking is a good starting point, but it has to be followed with more thinking and then coming to action. And करेक्ट for करेक्ट, that, I have created lot of mental models and many जी जी videos on that. People can have a look at the models and they जी, understand how the thinking is distorted through various factors. Thank you, जी sir. हाँ जी Thank you, sir. Thank you, doctor. हाँ, थैंक यू वेरी मच जैन साहब। Thank you. Thank you.